गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए आपका चैप्टर परमाणुओं की संरचना। तो इसमें हम इसके समरी देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हम कोई फालतू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने ही नहीं वाला उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले समरी देखते हैं। अब पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ सबसे छोटा कण परमाणु हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अब परमाणु को विभाजित तो नहीं करा जा सकता, पर इसके अवपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है यानी धनावेशित होता है। परमाणु के नाभिक यानी भीतरी भाग में रहता है। ये तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को दर्शाता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने या उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। फिर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? तृणावेशित होता है यानी नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूट्रॉन परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है जिसका कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन आएगा और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। उल्टा लिख दिया शायद। आपको तो पता होना चाहिए तो आप इसे कर लेंगे। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को हम छोटे n से दर्शाते हैं। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यानी अगर आपको परमाणु का द्रव्यमान, आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो उसमें प्रोटॉन 8 होंगे और न्यूट्रॉन भी 8 होंगे, तभी उसका 16 उसका द्रव्यमान है। अब ज़रूरी नहीं है कि 8 दोनों बराबर हो, ये 8 और ये 9 भी हो सकता है, वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप उसे कंफर्म करेंगे। अब उदासीन, अब बताएंगे आप मुझे ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने होते हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आपके बुक में पूरी टेबल है 1 से 20 तक के पदार्थों की। अब उदासीन परमाणु क्या होता है? कोई भी परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉन की संख्या ऋण प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यही कारण है कि किसी परमाणु पर जो नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होते हैं। अब किनाल किरणें क्या होती है? किनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धन आवेशित कण धारा है। धन आवेशित यानी पॉजिटिव कण की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु की धन आवेशित भाग नाभिक होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्ति कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी परमाणु के नाभिक चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न विकसित कक्षाएं होती हैं। इन्हें कोश यानी शेल भी कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी अगर परमाणु के बाहर जो संयोजित इलेक्ट्रॉन्स है, यानी अगर 8 है तो वो पूरी है, पर 8 से कम है, 7 है, तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो उसकी संयोजकता होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या होती है। नहीं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या है। यानी अगर 8 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या भी 8 हो जाएगी, और 8 परमाणु संख्या तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर है किसी परमाणु के नाभिक में स्थिति उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये हमने ऊपर करा। परमाणु द्रव्यमान हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी मास नंबर। अब समस्थानिक किसी तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या जो बराबर होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अब समस्थानिक तत्व क्या होता है? समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु संख्या तो बराबर है पर जो द्रव्यमान है वो भिन्न है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 भी है पर उसका मास नंबर 1, 2 और 3 है, और तीनों की परमाणु संख्या एक ही है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु संख्या भिन्न है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब ऐसे भी होते हैं जिनकी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या जिसकी जैसे देखें
18 हमारी आर्गन होता है। आर्गन का द्रव्यमान होता है हमारा 40 और हमारा कैल्शियम का भी द्रव्यमान होता है 40, पर इसका होता है 18 एटॉमिक नंबर और इसका होता है 20। तो ये अलग अलग है। अब कुछ क्वेश्चंस करें तो जो कि आपके पार्ट से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन जो आपके चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अब समरी में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, पर हमने 3 जो मेन चीज़ें हैं चैप्टर में उन्हें नहीं पढ़ा था। सबसे पहले जो परमाणु है ना, उन सब के मॉडल्स आने स्टार्ट हुए थे। तो परमाणु का पहला मॉडल जो थे वो जे थॉमसन लाए थे, जिन्होंने कहा था कि तरबूज जैसा होता है जो हमारा एटम होता है, जो हमारा परमाणु होता है वो तरबूज जैसा होता है। जो उसमें काले काले बीज होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लाल पार्ट होता है वो उसका प्रोटॉन होता है, और वो पूरा भरा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है ना हमारा परमाणु, तो इसे गलत साबित कर दिया था। फिर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा था गोल्ड फॉइल का। उन्होंने क्या किया था, एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली थी और उसके सामने जो ऊर्जा होती है यानी लाइट होती है उन्होंने पास कराई थी, और उन्होंने दिखाया था कुछ उनकी कुछ लाइट तो पास हो जाती है, कुछ लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है यानी वापस पीछे चली जाती है, और कुछ लाइट इधर इधर चली जाती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो होती है वो पास हो जाती है, और कुछ लाइट इधर इधर हो जाती है, और कुछ लाइट डिफ्लेक्ट करती है। यानी इससे ये पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो पास हो रही है, यानी जो परमाणु है वो बहुत खाली है, परमाणु बहुत खाली है, तो सारी चीज़ें पास हो जा रही है। थोड़ी बहुत जगह पे कुछ है जिससे वो थोड़ी लाइट डिफ्लेक्ट होती है, और बीच में कुछ है, बीच में एक छोटी सी चीज़ है जो उससे वो डिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये उन्होंने सही बताया था, बट उन्होंने ये कहा था अपने परमाणु स्ट्रक्चर में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं उन्होंने ये नहीं बताया था, तो ये उनका एक ड्रॉबैक आया था। फिर बोहार जो थे साइंटिस्ट, वो एक परमाणु मॉडल लाए थे, तो उन्होंने पूरा उनका रदरफोर्ड का ही था, बट उन्होंने बताया कि बोहार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स के अंदर होते हैं, और पहली शेल में सिर्फ 2 होते हैं, दूसरी शेल में 8 होते हैं, तीसरी शेल में 18 कैपेसिटी होती है। बट हर शेल में एटलीस्ट यानी हर सेकेंड शेल में एटलीस्ट 8 शेल आपके वैलेंसी के लिए यानी संयोजकता के लिए होनी चाहिए। और एक फार्मूला उन्होंने जनरेट कराया था 2n², इससे हम कैपेसिटी देख सकते हैं। बट ये फार्मूला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा जब उसकी संयोजकता 8 हम देखे जाएँ, क्योंकि अगर और जो शेल होती है हमारी K, L, M, N इस पर होती है, यानी ये एक न्यूक्लियस है, तो 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल और 4 शेल। पहली शेल का K नाम, दूसरी शेल का L नाम, तीसरी शेल का M नाम और चौथी शेल का N। और इसे 1, 2, 3 और 4 ऐसे नाम से भी जानते हैं। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n², यानी 2 इंटू n का नंबर कितना है 1 और 1 का स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू 1 2। तो पहली शेल में आपके 2 ही आ सकते हैं। दूसरी शेल में अगर इसे 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, यानी दूसरी शेल में 8 आ सकते हैं। फिर 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, चौथी शेल में 18। और फिर अगर 4 डालें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, तो लास्ट शेल में 32। ये इनकी कैपेसिटी है। पर आउटर मोस्ट शेल यानी बाहरी शेल को फिल करने के लिए आपको 8 ज़रूर चाहिए होता है, यानी 18 भी है तो 8 भी हो जाएंगे तो काफ़ी है, 32 है तो 8 भी हो जाएंगे काफ़ी है, पर 8 होने चाहिए, ये है। अब इनका थोड़ा क्वेश्चंस के हिसाब से जो आपका आ सकता है वो पढ़ लेते हैं। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं। तो जे थॉमसन के परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई थी, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझाया नहीं जाया गया। तीसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्ताकुलर चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा क्षयित करते हैं। यदि ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से, यानी अगर आपको पता है कोई भी चीज़ अगर गोल चक्कर लगा रही है तो उससे एनर्जी रेडिएट हो रही है, एनर्जी रेडिएट हो रही है, यानी वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो गिर जाएगा। वो चीज़ चक्कर लगाते लगाते कोई भी थक जाएगा तो वो गिर जाएगा। तो वो कहते हैं कि परमाणु के अंदर ही गिर जाएगी, यानी नाभिक में ही गिर जाएगी, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर गए तो वो अस्थिर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु को अस्थिर बनाता है, जबकि परमाणु स्थायी होता है। यानी
जो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु अस्थिर है, पर परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। फिर है चौथा प्रश्न, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो नील बोर ने अपने परमाणु की निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहले उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ये उन्होंने कोई डायग्राम पेश किया था। अब ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर अब कैसे याद तो करना नहीं है, बस 4 गोले करने हैं। K11 शेल लिखनी है, KL पहली शेल K है, L है, तो ये तो बहुत इजी है, बस इसका नाम याद कर लो, नाभिक। तो ये डायग्राम बहुत आ सकता है, आपको ये बनाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है इस अध्याय के लिए दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो सभी परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल दे रखा है आपको, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल दे रखा है। आपको इन सबको पढ़ना है और याद करना है, यानी ये 3 आपके आने के लिए मेनली है। फिर 15 क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उद्देश्य था? परमाणु केंद्रक की, प्रोटीन या न्यूट्रॉन? तो परमाणु केंद्रक, यानी उन्होंने बताया था कि बीच में सेंटर है जिससे वो कुछ डिफ्लेक्ट होता है, तो ये परमाणु केंद्रक था। फिर है एक तत्व के समस्थानिक होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु है, तो न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या उसका समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन आयन में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसमें आयन की संख्या बतानी है, यानी संयोजितता इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहली शेल में 2 चले जाएंगे, दूसरी शेल में 8 चले जाएंगे। इसे हम ऐसे लिखते हैं 2 8 8 2 10 10 हो गए। लास्ट शेल में कितने बचे? 7। अब इसे पूरा होने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 इसका लेगा, यानी 1 -1 का इस पर चार्ज लगता है, तो संयोजक होने के लिए इसे 8 को पूरा करना है, तो इसमें 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से होगा। सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका हो जाएगा 281। पहली शेल में 2, सेकंड शेल में 8, यानी 8 2 10 बचा 1, तो 1 लिख दिया, तो 281 डी ऑप्शन करेक्ट है। अब 4 अंक के प्रश्न, तो ये सब मैं पढ़ूंगी नहीं, आपको खुद पता करना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया संयोजकता क्या होती है, इसे आप एकदम पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, और क्योंकि आपको आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसे याद भी कर लेंगे। परमाणु के इस आवेशित कण का नाम बताएं जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो जिसका कोई आवेश नहीं होता, आवेशित कण होता है वो न्यूट्रॉन। अगर किसी परमाणु Kl कोश भरा हो तो इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो K और L भरा है, तो पहला फल भरा है और दूसरा भरा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया? 10 होगी। उस तत्व का नाम बताइए। तो 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है? नियॉन का। और जिस किसी तत्व के बाह्य कोश भरा हो तो उस तत्व की प्रकृति क्या होती है? तो उसका अगर बाहरी तत्व रहता है वो अक्रिय गैस रहता है, यानी वो गैस अक्रिय हो जाती है, पर अगर भारी कोश नहीं भरा तो वो अक्रिय नहीं होती। तो जब किसी तत्व के बाह्य कोश भरा हो तो वह तत्व अक्रिय गैस होता है, वह किसी परमाणु से साझेदारी नहीं करता। अब उसके बाद पहले से ही पूरा, तो वो किसी से क्यों लेगा? अब संस्थानिक के 3 उपप्रयोग आप लिख लेंगे, रदरफोर्ड प्रयोग के। ये सारे क्वेश्चन जो लॉन्ग है वो आप इन्हें याद कर लेंगे, और कोई या एक बार पढ़ भी लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आपको इन तीनों के मॉडल में से एक मॉडल तो ज़रूर याद करना है, क्योंकि आपका नील बोहर का तो मॉडल बहुत ईजी है, वो तो याद हो ही जाएगा आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।